Hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to discuss about software architecture implementation technologies. चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। Software architecture implementation technologies are the tools, languages, platforms, and frameworks used to build and implement a software system according to a chosen architecture style like layered, microservices, event-driven। तो ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज़ का ये मतलब है वो टूल्स, लैंग्वेजेस, प्लेटफॉर्म्स और फ्रेमवर्क्स जो हम यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब सिंपल शब्दों में जो डिज़ाइन हम आर्किटेक्ट के लेवल पर बनाते हैं जैसे लेयर्ड, माइक्रो सर्विसेज, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, उन्हें रियल वर्किंग सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज़ काम करती है। अब यहाँ पर हम मेन इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये वो बेस होती है जिससे हम सिस्टम के लॉजिक को लिखते हैं, जैसे जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, कोटलिन और ये सब। मिडिलवेयर टेक्नोलॉजीज़, मिडिलवेयर क्या होता है कि एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन और डेटा को एक्सचेंज और मैनेज करने का काम करता है। जैसे क्या क्या मिडिलवेयर टेक्नोलॉजीज हम देखेंगे कोरबा, जावा आरएमआई, वेब सर्विसेज, ये सब। डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज क्या होती है, डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव करने के लिए यूज होती है, जैसे माई सीक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, पोस्ट ग्रेसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया। वेब एंड एपीआई टेक्नोलॉजीज, क्लाइंट और सर्वर्स के बीच क्या करती है, इंटरेक्शन के लिए हम इसे का यूज़ करते हैं। क्या क्या होती हैं ये, तो जैसे रेस्टफुल एपीआईज हो गई, सोप हो गई, स्प्रिंग ब्रूट, एक्सप्रेस जेएस, ये सब। क्लाउड एंड डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजीज, ये क्या होता है कि एप्लीकेशन को डिप्लॉय और मैनेज करने के लिए इनका यूज़ होता है, जैसे AWS, डोकर, कुबेरनेट्स, एजोर, गूगल क्लाउड और ये सब। सो शॉर्ट में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज हेल्प us convert design into a real working software system using the right combination of programming language, frameworks, middleware and platforms. Okay, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ADL, जिसे हम ADL भी कहते हैं। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ADL is a formal language used to describe, specify and document the software architecture of a system. It focuses on components, connectors and their configurations, how different part of a system interact. ओके, ADL का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब, स्पेसिफाई और डॉक्यूमेंट करने में काम आती है। ADL बताता है कि सिस्टम के पार्ट्स, जो कंपोनेंट्स कैसे कनेक्टेड हैं, कनेक्टर्स, और सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ADL? टू मॉडल एंड रिप्रेजेंट software architecture precisely, to provide a clear blueprint for implementation, to analyze, simulate and verify architectural designs before coding. Software architecture को precisely मॉडल और रिप्रेजेंट करना इसका पर्पस होता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लियर जो ब्लूप्रिंट होती है वो प्रोवाइड करना इसका जो पर्पस होता है। आर्किटेक्चर को एनालाइज और वेरीफाई करना कोडिंग स्टार्ट होने से पहले, ये सब इनके पर्पस होते हैं ADL के। एलिमेंट्स ऑफ ADLs define software architecture using a set of fundamental building blocks. Different ADL may have slight variation but three elements are considered core. क्या होता है कि हर ADL के जो हैं कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डिफाइन करता है, थोड़ा वेरिएशन अलग ADLs में मिलता है, लेकिन तीन कोर एलिमेंट्स जो है हमेशा होते हैं। पहला होता है हमारा कंपोनेंट्स, द मेन कंप्यूटेशनल और फंक्शनल यूनिट ऑफ अ सिस्टम, दे परफॉर्म प्रोसेसिंग, होल्ड डेटा और प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज। तो जो पहला हमारा कंपोनेंट होता है ये सिस्टम के एक मेन कंप्यूटेशनल या फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। ये डेटा प्रोसेस करते हैं, लॉजिक को हैंडल करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल डेटाबेस मॉड्यूल हो गया, UI मॉड्यूल, ऑथेंटिकेशन सर्विस। सोच लो कि कंपोनेंट्स का मतलब होता है सिस्टम क्या करता है, तो थिंक ऑफ अ कंपोनेंट एज व्हाट द सिस्टम डज। कंपोनेंट मतलब सिस्टम क्या करता है। ओके,
सेकेंड होता है हमारा कनेक्टर्स। द इंटरेक्शन मैकेनिज्म डिफाइन हाउ कंपोनेंट्स कम्युनिकेट और एक्सचेंज डेटा। कनेक्टर्स रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, प्रोटोकॉल्स और कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन कंपोनेंट्स। सो ये डिफाइन करते हैं कि कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स, प्रोटोकॉल या रिलेशनशिप्स के फॉर्म में। ओके, एग्जांपल प्रोसीजर कॉल्स हो गए, रेस्ट एपीआईज, मैसेज क्यूज, डेटा स्ट्रीम्स। तो थिंक ऑफ कनेक्टर एज, कनेक्टर क्या है तो सोचिए तो हाउ कंपोनेंट्स टॉक टू ईच अदर, कैसे कंपोनेंट जो है आपस में ही बात कर रहे हैं। ओके, थर्ड होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शंस। डिस्क्राइब द ओवरऑल स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट एंड कनेक्टर्स इन द सिस्टम। अब एब्स्ट्रैक्शन का क्या काम होता है, ये डिस्क्राइब करता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स। ओके, ये सिस्टम का क्या आर्किटेक्चरल व्यू बताता है, कौन सा पार्ट जो है कहाँ फिट होगा। एग्जाम्पल क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया, लेयर्ड स्ट्रक्चर, पाइप एंड फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन। थिंक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है हाउ द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज, सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये इसका काम होता है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडीएल। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एडीएल की। पहली होती है हमारी कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एंड कनेक्शंस। सो क्या होता है कंपोजिशन, तो एडीएल में हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट और कनेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। मतलब हम अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़कर एक कंप्लीट आर्किटेक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, जैसे लॉजिक हमने क्या करा, एक लॉगिन कंपोनेंट है उसको लिया और एक डेटाबेस कनेक्टर को, एक यूआई मॉड्यूल, तो हमने क्या करा, एक कंप्लीट सिस्टम हमने क्रिएट कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, नीड टू डिस्क्राइब डिज़ाइन एलिमेंट्स क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली। सो डिज़ाइन एलिमेंट्स को क्लियरली और एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। एडीएल हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन देता है जिससे सिस्टम का बिग पिक्चर समझ में आता है। रियूजेबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी टू रीयूज कंपोनेंट्स कनेक्टर्स इन डिफरेंट आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शंस। सो एडीएल में बनाए गए जो कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स को दूसरे आर्किटेक्चर्स में दोबारा यूज़ किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल्स हम समझते हैं कि एक ऑथेंटिकेशन सर्विस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में रीयूज़ की जा सकती है। जैसे हमने एक ऑथेंटिकेशन सर्विस क्रिएट करी है, वो हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ होता है कॉन्फ़िगरेशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड चेंज द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। सो एडीएल अलाउ करता है कि हम जो भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को समझ सकें और ज़रूरत पड़े तो हम उसे मॉडिफाई भी कर सकें। मतलब आर्किटेक्चर यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। हेट्रोजेनिटी, एबिलिटी टू कंबाइन मल्टीपल हेट्रोजीनियस आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एडीएल में डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स कंबाइन करने की एबिलिटी भी होती है। जैसे हम लेयर्ड और इवेंट ड्रिवन को कंबाइन कर दें, इससे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं को डिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाता है। एनालिसिस, पॉसिबल टू परफॉर्म रिच एंड वेरीड एनालिसिस ऑफ आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन। अब एडीएल का यूज़ करके हम आर्किटेक्चर को एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, एम्बिग्युइटी और उसकी परफॉर्मेंस। मतलब कोडिंग से पहले ही हम डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडीएल रिप्रेजेंट अ फॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आर्किटेक्चर। ADLs are intended to be both human and machine readable. It support describing a system at a higher level than previously possible. So क्या होता है कि ADL एक फॉर्मल वे देता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करने का। ये ह्यूमन और मशीन दोनों के लिए रीडेबल भी होता है। ये सिस्टम को हाई लेवल व्यू में डिस्क्राइब करने की फैसिलिटी देता है। ADL permits analysis of architecture completeness, consistency and ambiguity and performance. सो एडीएल से क्या कर आर्किटेक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं हम कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस के लिए। इट कैन सपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ये जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जनरेशन में भी हेल्प करता है, जैसे कोड जनरेशन टूल्स के थ्रू। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, देयर इज नॉट यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑन व्हाट एडीएल शुड रिप्रेजेंट पर्टिकुलरली एज रिगार्ड द बिहेवियर ऑफ द आर्किटेक्चर। अभी तक यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं है कि एडीएल में एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, स्पेशली बिहेवियर के केस में। ओके, रिप्रेजेंटेशन करेंटली इन यूज आर रिलेटिवली डिफिकल्ट टू पार्स एंड आर नॉट सपोर्टेड बाय कमर्शियल टूल। एडीएल के रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं और कमर्शियल टूल्स में सपोर्ट कम है।
है ना। तो मोस्ट एडीएल्स वर्क टुडे हैज बीन अंडरटेकन विथ एकेडमिक रादर देन कमर्शियल गोल इन माइंड। ज़्यादातर जो एडीएल्स का डेवलपमेंट एकेडमिक लेवल पर हुआ है, कमर्शियल एडॉप्शन अभी भी इसमें क्या है, लिमिटेड है। मोस्ट एडीएल्स टेंड टू बी वेरी वर्टिकली ऑप्टिमाइज्ड टुवर्ड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनालिसिस। सो कई एडीएल्स हैं स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए ही ऑप्टिमाइज होते हैं, जनरल पर्पस के लिए नहीं होते हैं। तो इन शॉर्ट में कहा जाए तो एडीएल क्या है, कि स्ट्रॉन्ग फॉर्मल टूल है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन और एनालिसिस करने के लिए, पर इसका यूज़ अभी तक मेनली रिसर्च और एकेडमिक एरिया में ही ज़्यादा होता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है आज हम ये जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। द मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क इज अ आर्किटेक्चरल और डिज़ाइन पैटर्न that separate an application into three main logical components: model, view, and controller. Each architectural component is built to handle a specific development aspect of an application. It isolates the business logic and presentation layer from each other. It was traditionally used for desktop graphical user interface GUI. Nowadays, MVC is one of the most frequently used industry standard web development framework. तो जो मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क है, ये एक आर्किटेक्चरल या डिज़ाइन पैटर्न है जो एप्लीकेशन को तीन मेन लॉजिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। पहला होता है हमारा मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। अब हर कंपोनेंट का क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है जो एप्लीकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट को हैंडल करने का काम करता है। एमवीसी का जो मेन पर्पस होता है वो बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लेयर को अलग रखना, ताकि जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जो है वो इजी हो सके। तो पहले एमवीसी का जो यूज़ है वो डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस में होता था, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ये बन चुका है, जिससे स्केलेबल और एक्सपर्ट और एक्सटेंसिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ये पैटर्न मोबाइल ऐप डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होने लगा है। ओके, सो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे, तीन कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। तो हम अब वन बाय वन समझते हैं कंट्रोलर क्या होता है। द कंट्रोलर इज द कंपोनेंट डेट इनेबल्स द इंटरकनेक्शन बिटवीन द व्यूज एंड द मॉडल, सो इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। Responsibilities: receiving user input and interpreting it, updating the model based on user actions, selecting and displaying the appropriate view. सो कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर मॉडल और व्यू के बीच में जो मीडिएटर है उसका काम करता है। ये यूज़र के इनपुट को रिसीव करता है, समझता है और मॉडल को अपडेट करता है, फिर स्विचेबल व्यू को सिलेक्ट करके डिस्प्ले कराता है। ओके, एंड यूज़र इनपुट लेना और इंटरप्रेट करना इसका काम होता है। यूज़र एक्शन के बेस पर मॉडल को अपडेट करना, अप्रोप्रिएट व्यू को सिलेक्ट और डिस्प्ले करना, ये सब इसका काम होता है। व्यू क्या होता है हमारा, द व्यू कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर ऑल द यूआई लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन। इट जनरेट अ यूज़र इंटरफेस फॉर द यूज़र, इट ओनली इंटरेक्ट विद द कंट्रोलर। तो जो व्यू कंपोनेंट होता है वो एप्लीकेशन के यूआई लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा यूआई होता है ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये यूज़र के लिए इंटरफेस जनरेट करता है और सिर्फ कंट्रोलर से ही इंटरेक्ट करता है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रेंडरिंग डेटा टू द यूज़र इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, डिस्प्लेइंग द यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स, अपडेटिंग द डिस्प्ले व्हेन द मॉडल चेंजेस। तो डेटा को यूज़र के लिए प्रॉपर फॉर्मेट में रेंडर करता है, यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स डिस्प्ले करने का काम करता है, जब मॉडल में चेंज हो तो डिस्प्ले करता है और उसको अपडेट करने का ये काम करता है। ओके, मॉडल क्या होता है हमारा, द मॉडल कंपोनेंट करस्पॉन्ड्स टू ऑल द डेटा रिलेटेड लॉजिक दैट द यूजर वर्क्स विथ। This can represent either the data that is being transferred between the view and controller components or any other business logic related data. सो जो मॉडल होता है, मॉडल कंपोनेंट एप्लीकेशन के डेटा और बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। ये डेटा मैनेज करता है और व्यू और कंट्रोलर के बीच ट्रांसफ़र करता है। क्या करने का काम करता है, मॉडल जो है हमारा, जो बिजनेस लॉजिक है उसको रिप्रेजेंट करता है और डेटा को मैनेज करता है। ओके, और जो व्यू और कंट्रोलर के बीच उस डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम हमारा मॉडल करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, मैनेजिंग डेटा, कैसे मैनेज करता है, CRUD ऑपरेशंस,
CRUD create, read, delete एंड अपडेट। ओके। इन्फोर्सिंग बिजनेस लॉजिक, जैसे बिजनेस रूल्स जो है उसको ये अप्लाई करता है। नोटिफाइंग द व्यू एंड कंट्रोलर ऑफ स्टेट चेंज, स्टेट चेंज होने पर ये व्यू और कंट्रोलर को क्या करता है, नोटिफाई करता है। एग्जाम्पल, इन अ वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो मॉडल है हमारा डेटा बेस एंड बिजनेस लॉजिक, रिट्रीविंग यूजर इन्फो फ्रॉम डेटा बेस। अब जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं सपोज, तो उसमें ये जो मॉडल होता है ये क्या करता है, डेटाबेस और बिजनेस लॉजिक, जैसे यूज़र इन्फो को डेटाबेस से फेच करने का काम हमारा मॉडल देखता है। व्यू, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड डिस्प्ले टू द यूज़र, जो हमारा फ्रंट एंड होता है, जो एक्चुअल यूज़र जो देखता है वो हमारा व्यू, जो व्यू होता है वो काम करता है। कंट्रोलर हैंडल HTTP रिक्वेस्ट, प्रोसेसेस इनपुट एंड सिलेक्ट व्हाट टू डिस्प्ले, जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो हैंडल करता है, इनपुट प्रोसेस करता है और व्यू सिलेक्ट करता है। ओके, कंट्रोलर का ये काम होता है। वर्किंग कैसे होती है, MVC, सो यूज़र इंटरेक्ट विद द व्यू। अब हम किससे इंटरेक्ट करते हैं, व्यू से। यूज़र हमने इंटरेक्ट किया व्यू से। कंट्रोलर रिसीव द रिक्वेस्ट एंड इंटरप्रेट द एक्शन, अब जो कंट्रोलर है वो रिसीव करेगा रिक्वेस्ट को एंड इंटरप्रेट कर देगा एक्शन के लिए। कंट्रोलर कम्युनिकेट विद द मॉडल टू गेट और अपडेट डेटा, अब जो हमारा कंट्रोलर है वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, मॉडल के साथ। एंड टू गेट और अपडेट डेटा, तो ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा डेटा को। मॉडल अपडेट इट स्टेट एंड नोटिफाई द व्यू, अब जब मॉडल अपडेट कर देगा डेटाबेस में कोई भी चीज़, तो किसको नोटिफाई करेगा, व्यू को। व्यू देन रिफ्रेश द यूआई विथ अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अब व्यू क्या करने का काम करेगा, ये रिफ्रेश करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन हमने अपडेट करी, सपोज हमने हमारे यूआई पे फ्रंट एंड में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कब होंगे, जब मॉडल यहाँ से चेंजेस कर देगा तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एमवीसी के, क्लियर सेपरेशंस ऑफ कंसर्न, पैरेलल डेवलपमेंट, यूआई एंड लॉजिक सेपरेटली, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ईज ऑफ टेस्टिंग एट मैनेजमेंट मेंटेनेंस। सो एडवांटेजेस क्या होते हैं कि क्लियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जैसे लॉजिक, यूआई और डेटा अलग होने से कोड क्या हो जाता है, क्लीन और स्ट्रक्चर्ड रहता है। पैरेलल डेवलपमेंट, यूआई और बिजनेस लॉजिक अलग टीम एक साथ डेवलप कर सकती है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, अब जो कंपोनेंट को रीयूज करना हमारे लिए आसान हो जाता है, हम दूसरी जगह भी उनको रीयूज कर सकते हैं। ईज ऑफ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, हर लेयर क्या होती है, अलग होने के कारण टेस्टिंग और मेंटेनेंस हमारे लिए सिंपल हो जाती है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस, require understanding of flow between components, controller can become overloaded, code controller issue। so complex for small application, यानी कि छोटी एप्स के लिए क्या है, MVC स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी लगता है। डेवलपर को कंपोनेंट के इंटरेक्शन का प्रॉपर फ्लो समझना पड़ता है, और जो कभी कभी कंट्रोलर में ज़्यादा लॉजिक आ जाता है जिससे कि वो गोड कंट्रोलर बन जाता है, और मेंटेन करना थोड़ा उसको मुश्किल हो जाता है, तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये था हमारा MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाइबरनेट, हाइबरनेट इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क, ORM फ्रेमवर्क used in Java based applications to interact with database effectively। तो भैया हाइबरनेट क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ORM जिसे हम कहते हैं, वो फ्रेमवर्क है जो जावा एप्लीकेशंस में यूज़ होता है डेटाबेस के साथ इजीली इंटरेक्ट करने के लिए। It maps Java classes to database tables, allowing developer to work with object instead of SQL queries। सिंपल शब्दों में कि हाइबरनेट जावा के ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस के टेबल से मैप करता है, मतलब हमें मैन्युअली SQL क्वेरी लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, हम सीधा ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को हैंडल कर सकते हैं। In software architecture, Hibernate helps implement the data access layer, ensuring clean separation between business logic and database operation। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाइबरनेट क्या है, डेटा एक्सेस लेयर बनाता है जिससे बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस लॉजिक अलग अलग रहते हैं। इससे जो कोड होता है हमारा वो क्लीन, मेंटेनेबल और स्केलेबल रहता है। ओके, purpose of Hibernate: simplify database access in Java application, reduce manual
SQL writing provide a portable, scalable and efficient way to manage persistent data. So database एक्सेस को सिंपल करना इसका क्या है पर्पस है. मैनुअली SQL क्वेरी की नीड कम करना इसका पर्पस है, और डेटा को पोर्टेबल, स्केलेबल और इफिशिएंट वे में मैनेज करना इसका पर्पस है. आगे बढ़ते हैं हाइबर. अब ये डायग्राम है हमारा हाइबरनेट स्ट्रक्चर. तो हम इसे अब समझते हैं कि पहले हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पर एक क्लास होती है जो कि क्या, जो हमारा यहाँ पर है org.hibernate.cfg पैकेज जो है इसमें होती है. ये हाइबरनेट फ्रेमवर्क को एक्टिवेट करती है और ये दोनों फाइल्स रीड करती है. ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है इट एक्टिवेट्स हाइबरनेट फ्रेमवर्क और ये रीड करती है दोनों फाइल को, बोथ कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैपिंग फाइल्स. अब होता हमारा मैपिंग फाइल जिसमें जो जावा क्लास और डेटाबेस टेबल का लिंक होता है. ओके, सिंपल में यदि मैं बोलूँ तो ये हमें बताने देती है कि जो हाइबरनेट किस डेटाबेस से कनेक्ट करे और कौन सी क्लासेस किस टेबल में मैप होंगी. ये कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है. फिर यहाँ से सेशन फैक्ट्री क्या होती है, ये एक इंटरफेस है जो जो हमारा जो org.hibernate जो पैकेज है इसमें होती है. ये सेशन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं. ये एक हैवी वेट ऑब्जेक्ट है इसलिए इसे सिर्फ एक ही बार क्रिएट करते हैं. ओके, ये क्या होता है हमारा इम्यूटेबल और थ्रेड सेफ होती है. मतलब एक बार बन गई तो चेंज नहीं होती और मल्टीपल थ्रेड सेफली यूज़ कर सकते हैं. ओके, ये होता है हमारा सेशन फैक्ट्री. फिर आता है सेशन. तो सेशन क्या होता है, सेशन भी एक हमारा इंटरफेस है org.hibernate पैकेज में ये होता है. ओके, फिर आता है हमारा ट्रांजेक्शन एंड क्वेरी एंड फिर क्राइटेरिया. तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट यूज होता है जब भी हम डेटाबेस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं. ओके, फिर होता है हमारा क्वेरी. क्वेरी क्या होता है, क्वेरी एक इंटरफेस है जो हमारा org.hibernate पैकेज है उसके अंदर ये होता है. ये तब यूज़ होता है जब हमें डेटाबेस से डेटा फेच करना हो या अपडेट करना हो या डिलीट करना हो यूजिंग HQL यानी हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज. ओके, अब होता है हमारा क्राइटेरिया. सो क्राइटेरिया क्या करने का काम करता है, क्राइटेरिया एक सिंप्लीफाइड API है जो तब यूज़ होती है जब हमें क्वेरीज डायनामिक वे में लिखनी हो. इसमें हम मैनुअली HQL लिखने के लिए बजाय क्या करते हैं, क्राइटेरियन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कंडीशन बना सकते हैं. ओके, ये होता है हमारा क्राइटेरिया. सो हम इसे वन बाय वन समझते हैं. Configuration is a class which is present in org.hibernate.cfg package. It activates Hibernate framework. It read both configuration file and mapping file. तो configuration वही काम करता है कि रीड करता है दोनों configuration file और mapping file को. Session factory is an interface which is present in org.hibernate package and it is used to create session object. It is immutable and thread safe. तो ये क्या होता है, ये immutable है और thread safe होता है ये सेशन फैक्ट्री. अब होता है हमारा सेशन. सो सेशन इज एन इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन org.hibernate पैकेज. सेशन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बेस्ड अपॉन सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट डेट इज फैक्ट्री. सो यही होता है कि सेशन भी क्या है, इंटरफेस है जो हमारे पास org.hibernate पैकेज इसमें ये होता है. ये सेशन फैक्ट्री क्या करता है कि इसके बेस पर ये क्रिएट होती है. मतलब सेशन फैक्ट्री एक फैक्ट्री है जो सेशन ऑब्जेक्ट बनाती है. इट इज़ अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ नॉट थ्रेड सेव. ये थ्रेड सेव नहीं होता है. सेशन ऑब्जेक्ट इज यूज टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस. अब जो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, और जो ओपन सेशन जो मेथड यूज होता है सेशन फैक्ट्री से एक नया सेशन बनाने के लिए. ओके, सो यहाँ पे जो ओपन सेशन है ये क्या करता है कि जो ओपन सेशन है ये मेथड यूज होता है सेशन फैक्ट्री से एक नया सेशन बनाने के लिए. ये सेशन किसी ट्रांजेक्शन के बिना बाइंड नहीं होता है. ये एक इंडिपेंडेंट कनेक्शन हमारा होता है. ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड व्हेनेवर वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन एंड बेस्ड अपॉन दैट ऑपरेशन देयर इज सम चेंज इन डेटाबेस. ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द डेटाबेस. सो ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट है वो यूज़ होता है जब भी हम डेटाबेस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ये इंश्योर करता है कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो चेंजेस परमानेंटली हो जाएं.
अगर कोई एरर आए तो हम रोल बैक कर सकते हैं। ओके, क्वेरी हमने देखा, क्वेरी क्या होता है कि क्वेरी एक इंटरफेस है जो org.hibernate पैकेज के अंदर होती है। ये तब यूज़ होती है जब हमें डेटाबेस से डेटा फेच ये फेच करना हो, किसकी मदद से, HQL यानी हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज की मदद से। क्वेरी का ऑब्जेक्ट हम किस में देखते हैं कि सेशन डॉट क्रिएट डॉट एच क्वेरी मेथड से बनाते हैं। इसके थ्रू हम एसक्यूएल लिखने के बजाय जावा क्लासेस और ऑब्जेक्ट से के नाम से हम क्वेरी को लिखते हैं। ओके, क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया एक सिंप्लीफाइड एपीआई है जो तब यूज़ होती है जब हमें क्वेरीज डायनामिक वे में लिखनी हो। इसमें हम मैन्युअली एचक्यूएल लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, क्राइटेरियन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कंडीशन बना सकते हैं क्राइटेरिया में। ठीक है, अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम समझ लेते हैं। सो पहला एडवांटेज होता है मिनिमाइज बॉयलर प्लेट कोड। सो क्या करता है, एक बॉयलर प्लेट कोड जो होता है उसका कम होता है। हाइबरनेट हमें मैन्युअली जेडीबीसी कोड लिखने से बचाता है। कनेक्शन ओपन क्लोज स्टेटमेंट बनाना या फिर ये सब ऑटोमेटिक हैंडल करता है। ओके, डेटाबेस इंडिपेंडेंट सपोर्ट्स माई सीक्वल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल। सो हाइबरनेट मल्टीपल डेटाबेस सपोर्ट करता है, जैसे हमारा ये सब माई एसक्यूएल एंड ओरेकल ये सब। अगर हम डेटाबेस चेंज करें तो भी कोड में ज़्यादा हमें चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। बेटर परफॉर्मेंस यूजिंग कैचिंग। सो क्या होता है कि हाइबरनेट के पास अपना कैचिंग मैकेनिज्म भी होता है जिससे फ्रिक्वेंटली यूज डेटा मेमोरी में स्टोर रहता है और परफॉर्मेंस भी फास्ट होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? रिड्यूसेस एसक्यूएल कॉम्प्लेक्सिटी। सो हमें कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें ऑब्जेक्ट और एचक्यूएल के थ्रू काम कर सकते हैं। इंटीग्रेट्स इजीली विथ फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग एंड जेपीए। सो हाइबरनेट क्या हो जाता है, इजीली इंटीग्रेट हो जाता है पॉपुलर फ्रेमवर्क्स के साथ, जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क और जेपीए फ्रेमवर्क। सो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? लर्निंग कर्व फॉर बिगनर्स। अब जो बिगनर्स के लिए थोड़ा टफ होता है, स्लाइटली स्लोवर देन रो स्क्यूएल फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में भी स्लो हो सकता है। हाई मेमोरी यूसेज फॉर वेरी लार्ज डेटा सेट्स। अब मेमोरी यूसेज क्या होता है, ज़्यादा होती है तो बहुत बड़े डेटा सेट के साथ काम करते वक्त हाइबरनेट का मेमोरी जो कंजप्शन होता है वो हाई हो सकता है। ओके, अब यदि इन शॉर्ट में हम समझे तो हाइबरनेट एक ब्रिज है जावा ऑब्जेक्ट और रिलेशनल डेटाबेस के बीच। ये डेटा परसिस्टेंस को सिंप्लीफाई करता है, डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को क्लीन और मेंटेनेबल बनाता है। तो यही होता है हमारा हाइबरनेट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेटाबेस कनेक्टर की जो 30 साल पुराना होकर भी आज इंडस्ट्री का फेवरेट है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। चाहे आप एसक्यूएल सर्वर यूज़ करो, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एक्सेल शीट या कोई भी डेटाबेस, ओडीबीसी एक यूनिवर्सल ब्रिज की तरह काम करता है जिससे एक ही प्रोग्राम किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ओडीबीसी समझ लिया तो जेडीबीसी और बाकी सब टॉपिक्स खुद ब खुद ईजी लगने लगेंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, is an important technology in the database to access and manage databases. It enables a developer to cover and effectively work with many database systems, whereby for relational database, it enables a developer to make connections with tabular data in ODBC server. ODBC यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो हमें डिफरेंट डेटाबेस को एक्सेस और मैनेज करने की फ्रीडम हमें देती है। ओके, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि एक ही एप्लीकेशन बिना कोड चेंज किए मल्टीपल रिलेशनल डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकती है, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो या माई एसक्यूएल हो या ओरेकल हो या कोई भी डेटाबेस हो। ओडीबीसी बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है जिसमें डेवलपर सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज करके टेबुलर डेटा के साथ काम कर सकता है। ओके, so there are components of ODBC. There are four main components of ODBC. These are as follows. Okay, so ODBC का बैकग्राउंड, कंस्ट्रक्शन, बेनिफिट्स, लिमिटेशन, रियल लाइफ यूजेस क्या क्या है ये सब समझेंगे अभी हम। तो अभी हमारे पास क्या है, चार कंपोनेंट्स है। पहला होता है हमारा एप्लीकेशन। दिस कंपोनेंट बेसिकली कॉल्स ODBC functions and submits SQL statement.
एप्लीकेशन वो होती है जो ODBC फंक्शन कॉल को इनिशिएट करती है, ये जो है वो SQL स्टेटमेंट्स बनाती है, एग्जीक्यूट करती है और रिजल्ट्स रिसीव करती है। ड्राइवर मैनेजर क्या काम करता है? द रोल ऑफ दिस कंपोनेंट इज टू लोड ड्राइवर फॉर ईच एप्लीकेशन। सो हमारा ड्राइवर मैनेजर का काम होता है कि करेक्ट ODBC ड्राइवर को लोड करना। जब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजती है, ड्राइवर मैनेजर जो है वो इंश्योर करता है कि कौन सा ड्राइवर यूज़ करना है और फिर उस ड्राइवर को एक्टिवेट करता है। ओके, ड्राइवर क्या होता है? रोल ऑफ दिस कंपोनेंट टू हैंडल ऑल फंक्शन कॉल्स एंड देन सबमिट ईच SQL रिक्वेस्ट टू अ डेटा सोर्स। सो जो ड्राइवर ODBC का एक मेन वर्कर होता है, ये एप्लीकेशन से आए फंक्शंस को हैंडल करता है, उन्हें डेटाबेस फ्रेंडली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और SQL रिक्वेस्ट को डेटा सोर्स तक फॉरवर्ड कर देता है। डेटा सोर्स क्या होता है कि रोल ऑफ दिस कंपोनेंट टू एक्सेस डेटा। सो जो हमारा डेटा सोर्स होता है वही जगह होती है जहाँ डेटा एक्चुअली स्टोर्ड होता है, जैसे SQL सर्वर, MySQL डेटाबेस, एक्सेल फाइल या कोई भी ODBC सपोर्टेड सिस्टम। इसका रोल सिंपल है, डेटा प्रोवाइड करना। ओके, फीचर्स पे आ जाते हैं हम। फीचर्स क्या होते हैं ODBC के? फॉलोइंग आर सम ऑफ फीचर्स ऑफ ODBC। एरर कोड। ODBC basically supports error code mechanism to show issues which caused error to occur while processing SQL statement. So जो एरर कोड है वो क्या करता है कि ODBC एक स्ट्रॉन्ग एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अगर SQL स्टेटमेंट प्रोसेस होते टाइम कोई इशू आ जाए तो ODBC प्रॉपर एरर कोड्स और मैसेजेस जनरेट करता है, जिससे डेवलपर को पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है। ओके, एट्रीब्यूट्स। Beside error code feature, it also provides different type of functions to get details of attributes and functions that are used in drivers. So एरर कोड के अलावा ODBC अलग अलग फंक्शंस देता है जिससे हम ड्राइवर के एट्रीब्यूट्स और कैपेबिलिटीज़ के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये फंक्शंस बताते हैं ड्राइवर क्या सपोर्ट करता है और क्या नहीं। Rich metadata. ODBC also provide use support to data about data, also known as metadata. ODBC also provides different functions to get data about both functions and data type used. So rich metadata support मतलब ODBC metadata यानी डेटा अबाउट डेटा को भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है। इसमें आप फंक्शंस और डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे कौन सा कॉलम किस टाइप का है, ड्राइवर किस फंक्शन को सपोर्ट करता है एंड ऑल। इंटरऑपरेबिलिटी। सो द मोस्ट important feature of ODBC, it is interoperability. That means using ODBC driver we can develop different applications that can communicate with different database, also known as database management system, and switching our application from one database to another will not create any problem. So ODBC का जो सबसे बड़ा जो फीचर है वो क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी है। एक ही ODBC ड्राइवर की हेल्प से हम मल्टीपल डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन को SQL सर्वर में MySQL या ओरेकल पर स्विच करना हो तो कोड में बहुत कम चेंजेस होते हैं, यानी ODBC एक यूनिवर्सल कनेक्टर की तरह बिहेव करता है। ओके, अब आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ODBC के, जो कि अभी हमने देखे थे। एप्लीकेशन, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर एंड डेटा सोर्स। ओके, सो यही होता है हमारा ODBC JDBC, जो कि जावा और डेटाबेस के बीच एक ब्रिज है। मतलब आपके जावा प्रोग्राम्स कैसे MySQL, ओरेकल या किसी भी डेटाबेस से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। JDBC Java Database Connectivity is a Java based API that enables Java applications to connect and interact with database. अब जावा जो JDBC है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, उसका जो मेन काम है वो क्या है? SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, रिजल्ट को रिट्रीव करना और डेटाबेस कनेक्शंस मैनेज करना। ओके, इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर एग्जीक्यूटिंग SQL स्टेटमेंट, रिट्रीविंग रिजल्ट एंड मैनेजिंग डेटाबेस कनेक्शंस, फॉर्मिंग द डेटा एक्सेस लेयर ऑफ मेनी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स। सो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में डेटा एक्सेस लेयर का काम करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ JDBC? To allow Java applications to perform database operations like insert, update, delete and query.
to make Java programs database independent can work with any DB like database using JDBC drivers. So Java programs को database operation जैसे insert, delete और query perform करने देना, इसका ये पर्पस होता है। जावा एप्लीकेशंस को डेटाबेस इंडिपेंडेंट बनाना, मतलब कोई भी डेटाबेस हो जेडीबीसी के ड्राइवर्स के थ्रू काम कर सकते हैं। टू इम्प्लीमेंट द डेटा लेयर इन आर्किटेक्चर्स लाइक लेयर्ड एमवीसी और एंटायर आर्किटेक्चर। सो लेयर्ड एमवीसी और या एंटायर आर्किटेक्चर में डेटा लेयर इम्प्लीमेंट करना, ये भी इसका पर्पस होता है। सो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जेडीबीसी के? पहला हमारा होता है एप्लीकेशन। इट कैन बी अ जावा एप्लीकेशन और सर्वलेट डेट कम्युनिकेट विथ अ डेटा सोर्स। अब एप्लीकेशन क्या होता है? ये आपका जावा प्रोग्राम या सर्वलेट होता है जो डेटाबेस से बात करता है। ओके, जेडीबीसी एपीआई, इट अलो जावा प्रोग्राम्स to execute SQL queries and get results from the database. Some key components of JDBC API includes, so जो हमारा क्या होता है JDBC API होता है, ये जावा प्रोग्राम्स को SQL queries एग्जीक्यूट करने और रिजल्ट लेने का इंटरफेस देता है। इसके कुछ की पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला होता है इंटरफेस लाइक ड्राइवर, रिजल्ट सेट, रो सेट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड कनेक्शन दैट हेल्प्स मैनेजिंग डिफरेंट डेटाबेस टास्क। अब जो हमारा JDBC API होता है, इसमें क्या होता है, दो इसके की पार्ट्स होते हैं, पहला इंटरफेस, दूसरा क्लासेस। सो इंटरफेस क्या करता है, जैसे जो भी ड्राइवर, रिजल्ट सेट और ये सब इसके क्या होते हैं, डिफरेंट डेटाबेस टास्क को मैनेज करने का काम करता है। क्लासेस लाइक ड्राइवर मैनेजर टाइप्स, ब्लोब एंड क्लोब डेट हेल्प मैनेजिंग डेटाबेस कनेक्शन। अब ये क्या काम करते हैं, डेटाबेस के कनेक्शन को मैनेज करने का काम करते हैं। थर्ड होता है हमारा ड्राइवर मैनेजर। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in the JDBC architecture. It uses some database specific drivers to effectively connect enterprises application to database. So जो हमारा थर्ड होता है JDBC ड्राइवर मैनेजर, ये क्या करता है कि डेटाबेस स्पेसिफिक ड्राइवर्स यूज करके एप्लीकेशंस को डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करता है। JDBC ड्राइवर, these drivers handle interaction between the application and the database. अब भैया JDBC ड्राइवर क्या होता है, ये ड्राइवर्स ही एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच जो इंटरेक्शन है उनको हैंडल करने का काम ये करता है। अब समझते हैं हम JDBC ड्राइवर्स कितने, चार तरीके के JDBC ड्राइवर्स होते हैं। JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, जो कि हमारा टाइप 1 ड्राइवर होता है। तो ये है हमारा पहला टाइप 1 ड्राइवर, जिसे हम JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर भी कहते हैं। ये ड्राइवर ODBC ड्राइवर का यूज करता है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ओके, टाइप 1 ड्राइवर और JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर यूजर्स ODBC ड्राइवर टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। द JDBC ODBC bridge driver converts the JDBC method calls into the ODBC function calls. सो यार ये तो तुम्हें समझ आ नहीं रहा होगा, मैं सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। क्या होता है कि ये जो हमारा JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर इसे हम कहते हैं, तो ये ड्राइवर ODBC ड्राइवर का यूज करता है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ओके, ODBC भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, इसका यूज करता है, यानी जब आप जावा में JDBC मेथड कॉल करते हो, या ये पहले ODBC फंक्शन कॉल में कन्वर्ट होता है और फिर डेटाबेस तक जाता है। ओके, सो जो टाइप 1 हमारा जो ड्राइवर है उसको क्या यूनिवर्सल ड्राइवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट किसी भी डेटाबेस के साथ काम कर सकता है। ओके, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके? दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज बिल्ट इन विथ JDK, सो नो नीड टू इंस्टॉल सेपरेटली, इट इज अ डेटाबेस इंडिपेंडेंट ड्राइवर। तो जो ये ड्राइवर है JDK, जो ये ड्राइवर है हमारा ODBC, ये क्या करता है कि JDK के साथ बिल्ट इन आता है, अलग से इंस्टॉल करने की इसे नीड नहीं होती है। अब डेटाबेस क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, और मतलब कोई भी डेटाबेस इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो डेटाबेस है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? As a common driver is used in order to interact with different databases, the data transferred through the driver is not so secured. सो कॉमन ड्राइवर यूज होता है, इसलिए डेटा ट्रांसफर थोड़ा क्या हो जाता है यहाँ पर, लेस सिक्योर हो सकता है।
ओके, ये इसका डिसएडवांटेज है। द ODBC ब्रिज ड्राइवर इज नीडेड टू बी इंस्टॉल्ड इन इंडिविजुअल क्लाइंट मशीन्स। अब जो क्लाइंट मशीन में ODBC ब्रिज ड्राइवर इंस्टॉल हमें करना पड़ता है। टाइप 1 ड्राइवर इज नॉट रिटन इन जावा, डेट इज वाई इट इजंट इट अ पोर्टेबल ड्राइवर। ये ड्राइवर जावा में नहीं लिखा गया है, इसलिए ये क्या है, पोर्टेबल हमारे लिए नहीं है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। अब इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, तो इसका फ्लो हम समझते हैं कि जो हमारा जावा एप्लीकेशन है, जो JDBC जो ODBC ब्रिज ड्राइवर है, पहले क्या होता है कि जो JDBC कॉल्स पहले ODBC ड्राइवर के थ्रू डेटाबेस तक जाते हैं, फिर मल्टीपल लेयर्स की वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो हो जाता है। ऑलमोस्ट एनी डेटाबेस सपोर्ट करता है, तो कहने का यही मतलब है कि ये ऑलमोस्ट सभी डेटाबेस को ये सपोर्ट करता है। पहले जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो पहली लेयर है वो JDBC ODBC के थ्रू ODBC ड्राइवर में जाता है, फिर उसके बाद ये डेटाबेस तक जाता है। ओके, सेकंड होता है हमारा नेटिव API ड्राइवर, टाइप 2 ड्राइवर भी जिसे हम कहते हैं। ओके, सो टाइप 2 ड्राइवर यानी नेटिव API ड्राइवर। Okay, the native API driver uses the client-side libraries of the database. This driver converts JDBC method calls into native calls of the database API. In order to interact with different database, this driver needs their local API. That is why data transfer is much more secure as compared to type 1 driver. This driver is not fully written in Java. That is why it is called partially Java driver. So ये जो ड्राइवर है ये डेटाबेस के क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज का यूज़ करता है, यानी जब आप जावा में JDBC कॉल करते हो ये उससे डेटाबेस के नेटिव API कॉल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो इससे फ़ायदा क्या ये है कि आप जो टाइप 2 ड्राइवर डेटा ट्रांसफ़र में टाइप 1 ड्राइवर से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि ये फुली जावा में नहीं लिखा गया, इसलिए इससे पार्शियली जावा ड्राइवर भी कहते हैं। ओके, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? नेटिव API ड्राइवर गिव्स बेटर परफॉर्मेंस देन ODBC एंड JDBC ब्रिज ड्राइवर, मोर सिक्योर कंपेयर टू द टाइप 1 ड्राइवर। क्या कह रहा है कि ज़्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू टाइप 1 ड्राइवर के। क्या क्या डिसएडवांटेज हैं इसके? ड्राइवर नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड सेपरेटली इन इंडिविजुअल क्लाइंट मशीन। सो ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, हर क्लाइंट मशीन पे सेपरेटली इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। द वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरी नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन क्लाइंट मशीन। सो क्लाइंट मशीन में वेंडर की लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए। टाइप 2 ड्राइवर इजंट written in Java, that is why it isn't it a portable driver. So ये फुली जावा में नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, पोर्टेबल हमारा नहीं है। ओके, इट इज़ अ डेटाबेस डिपेंडेंट ड्राइवर। ये क्या है, डेटाबेस डिपेंडेंट ड्राइवर है, मतलब हर डेटाबेस के लिए अलग ड्राइवर चाहिए। ओके, थर्ड होता है हमारा, सो ये इसका डायग्राम है, तो डायग्राम का फ्लो देख लीजिए आप। जावा एप्लीकेशन, देन वी गो टू द नेटिव API ड्राइवर और वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी एंड देन डेटाबेस, मतलब JDBC जो है वो कॉल करेगा डायरेक्ट नेटिव API में कन्वर्ट होते हैं। फिर फास्टर देन टाइप 1, ये क्या है, फास्टर है टाइप 1 से, लेकिन OS और जो डेटाबेस स्पेसिफिक है ना, रिक्वायर्स नेटिव लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन। यहाँ पे क्या होगा, जो नेटिव API के लिए हमारे क्या एक लाइब्रेरी चाहिए कि उसको इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड होता है हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, देर इज टाइप 3 ड्राइवर, फुली जावा ड्राइवर। द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर यूजेस मिडिलवेयर that convert JDB calls directly or indirectly into the vendor specific database protocol. Here all the database connectivity driver are present in a single server, hence no need of individual client side installation. So जो ये थर्ड टाइप का हमारा जो ड्राइवर है, जिसे हम नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर भी कहते हैं, ये ड्राइवर मिडिलवेयर या एप्लीकेशन सर्वर का यूज़ करता है, जो JDBC कॉल्स को डेटाबेस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ये है कि सभी डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर्स एक ही सर्वर में होते हैं, इसलिए क्लाइंट मशीन पे अलग से कुछ इंस्टॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अब क्या होता है इसका एडवांटेज, 3 ड्राइवर्स क्या है, फुली जावा में लिखा हुए हैं, इसलिए क्या है, ये पोर्टेबल ड्राइवर्स हैं। नो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन सर्वर डेट कैन परफॉर्म मेनी टास्क लाइक ऑडिटिंग, लोड बैलेंसिंग, लॉगिंग। सो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर काम करता है, जैसे ऑडिटिंग हो गया, लोड बैलेंसिंग हो गया, लॉगिंग हो गया,
इजी टू स्विच डेटाबेस, है ना, डेटाबेस स्विच करना यहाँ इजी होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? नेटवर्क सपोर्ट इज रिक्वायर्ड ऑन क्लाइंट मशीन, मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर बिकम्स कॉस्टली बिकॉज इट रिक्वायर्स डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग टू बी डन इन द मिडिल टायर। सो क्लाइंट मशीन में नेटवर्क सपोर्ट होना चाहिए एंड मिडिलवेयर मेंटेन करना थोड़ा कॉस्टली हो सकता है क्योंकि डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग मिडिल टायर में हमें करनी पड़ती है। फोर्थ होता है, तो इसका जो हमारा डायग्राम का फ्लो है यहाँ पर क्या है कि हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर है एंड देन बीच में हमारा मिडिल वेयर है। सो जेडीबीसी किसे कॉल करेगा? कॉल्स मिडिल वेयर से गुजर कर डेटाबेस तक जाते हैं। ओके, जेडीबीसी कॉल्स जो है मिडिल वेयर से गुजर कर यहाँ से डेटाबेस तक जाते हैं। अब जो क्लाइंट साइड पे नेटिव लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं होती है हमें। अब ये क्या है कि गुड है, गुड फॉर इंटरनेट बेस्ड एप्स, लेकिन एक्स्ट्रा लेयर थोड़ा स्लो हो जाता है। एक्स्ट्रा लेयर क्या है इसमें? हमारे पास मिडिल वेयर लेयर है इसलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ होता है हमारा थिन ड्राइवर, टाइप 4 ड्राइवर। टाइप 4 ड्राइवर इज ऑल्सो कॉल्ड नेटिव प्रोटोकॉल ड्राइवर। दिस ड्राइवर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डेटाबेस. It does not require any native database library. That is why it is also known as thin driver. सो जो हमारा फोर्थ ड्राइवर है, जिसे हम थिन ड्राइवर या नेटिव प्रोटोकॉल ड्राइवर भी कहते हैं, ये ड्राइवर डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है और कोई नेटिव डेटाबेस लाइब्रेरी या मिडिलवेयर सर्वर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, इसलिए इसे थिन ड्राइवर कहा जाता है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं यहाँ पर? डज नॉट रिक्वायर एनी नेटिव लाइब्रेरी एंड मिडिलवेयर सर्वर, नो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड इंस्टॉलेशन। क्या होता है कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड इंस्टॉलेशन की नीड यहाँ पर नहीं पड़ती है। इट इज़ फुली रिटर्न इन जावा लैंग्वेज, हैंस दे आर पोर्टेबल ड्राइवर्स। ये भी क्या है? जावा लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये क्या है? पोर्टेबल डिवाइस है। डिसएडवांटेज क्या है? इफ़ द डेटाबेस चेंजेस अ न्यू ड्राइवर मे बी नीडेड। अगर डेटाबेस चेंज होता है तो नया ड्राइवर चाहिए होता है हमें। तो दोस्तों यही थे जेडीबीसी के 4 टाइप्स ऑफ ड्राइवर, टाइप 1 से टाइप 4 तक। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ड्राइवर कब यूज़ करना चाहिए और इनका फ्लो कैसे काम करता है। ओके, सो ये इसका जो था हमारा डायग्राम था। इसमें थिन ड्राइवर एक लेयर होती है। अब जेडीबीसी क्या करता है? कॉल्स डायरेक्टली डेटाबेस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब 100% क्या होता है? ये जावा बेस्ड है, बेस्ट परफॉर्मेंस है एंड फुली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, स्पेसिफिक टू डेटाबेस टाइप लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल एंड पोस्टग्रेसक्यूएल। सो यही था हमारा जेडीबीसी। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पढ़ते हैं, एक चैलेंज हमेशा होता है एक मशीन पर चल रहे ऑब्जेक्ट को दूसरी मशीन के ऑब्जेक्ट से कैसे बात करवाई जाए, या फिर कैसे एक मेथड को नेटवर्क के रिमोट कॉल की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल जावा मेथड की तरह फील कराया जाए। तो ये दो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम का जो क्लीन एलिगेंट जावा जो प्योर सॉल्यूशन है वो है हमारा आरएमआई, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। सो आरएमआई आपको अलो करता है कि आप एक दूसरे सिस्टम पर होस्टेड ऑब्जेक्ट के मेथड को इस तरह कॉल करो जैसे वो आपके लोकल सिस्टम में हो। मतलब नो कॉम्प्लेक्स सॉकेट, नो लो फील्ड नेटवर्किंग, नो प्रोटोकॉल हेडेक, सिर्फ जावा टू जावा सीमलेस कम्युनिकेशन। अब जो इस आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा मैजिक होता है वो होता है रिमोट इंटरफेस, स्टब एंड स्केलेटन, आरएमआई रजिस्ट्री, रिमोट ऑब्जेक्ट। ये सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिकेशन पाइपलाइन बनाते हैं जहां डेवलपर को सिर्फ बिजनेस लॉजिक पर ध्यान देना होता है, नेटवर्किंग आरएमआई संभाल लेता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का रियल टेस्ट चाहिए, अगर आपको नेटवर्क के ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन समझना है, तो आरएमआई आपका परफेक्ट गेटवे। चलिए शुरू करते हैं जावा आरएमआई से, द बैकबोन ऑफ क्लासिक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। जावा RMI is a distributed computing technology in Java that allows an object running on one Java virtual machine to invoke methods on an object located in another JVM, possibly on a different physical machine. सो जावा RMI यानी रिमोट मेथड इन्वोकेशन जावा का एक पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि एक JVM पे चल रहा ऑब्जेक्ट दूसरी JVM पे चल रहे ऑब्जेक्ट का मेथड को की से कॉल कर सके जैसे वो उसका लोकल ऑब्जेक्ट हो।
चाहे वो JVM सेम सिस्टम पर हो या फिर पूरी तरह अलग फिजिकल मशीन पर, RMI सब हैंडल कर लेता है। ओके, इट फॉलोज द क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड इनेबल्स ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क्स, मेकिंग इट अ की कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ये पूरा सिस्टम जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का कोर पार्ट माना जाता है। अब चलिए वर्किंग देख लेते हैं हम कैसे वर्क करता है। सो वर्किंग ऑफ क्लाइंट और सर्वर। सो क्लाइंट एक रिमोट ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल करता है। जो क्लाइंट है वो रिमोट मेथड ऑब्जेक्ट को कॉल करता है एंड जो क्लाइंट साइड पर जो स्टब होता है वो एक प्रॉक्सी की तरह बिहेव करता है। जो हमारा स्टब होता है ऑब्जेक्ट वो क्या करता है, प्रॉक्सी की तरह बिहेव करता है। ये रिक्वेस्ट को नेक्स्ट जो ये क्या करता है जो हमारी रिक्वेस्ट होती है उसको नेटवर्क पर फॉरवर्ड कर देता है। सर्वर साइड पर स्केलेटन जो होता है इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है। किस तक पहुंचाता है, एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है। अब जो रिमोट ऑब्जेक्ट मेथड को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट जो होता है वापस स्केलेटन को दे देता है। वापस किसको दे देता है, स्केलेटन को देता है। ये रिजल्ट जो है नेटवर्क के थ्रू स्टब तक आता है। फिर जो जो रिक्वेस्ट आई थी वो इस नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू किस तक आती है, स्टब तक आती है और क्लाइंट को फाइनल आउटपुट मिल जाता है। ओके, बस डेवलपर को सिर्फ मेथड कॉल दिखाई देता है लेकिन अंदर जो है RMI पूरी नेटवर्किंग, सीरियलाइजेशन, कम्युनिकेशन ये सब मैनेज करता है। यही RMI को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इतना एलिगेंट बनाता है। ओके, द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज हैंडल्ड बाय यूजिंग टू इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स, स्टब ऑब्जेक्ट एंड स्केलेटन ऑब्जेक्ट। अब स्टब ऑब्जेक्ट हमारा क्लाइंट साइड में होता है एंड स्केलेटन ऑब्जेक्ट हमारा सर्वर साइड में होता है। एज ऑल्सो कैन बी डिपिक्टेड फ्रॉम बिलो मीडियाज फॉलो। सो अब आते हैं हम हमारे आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स पर। क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे होते हैं तो जिन्हें समझ लेना हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला हमारा होता है क्लाइंट, द कंपोनेंट दैट इन्वोक्स रिमोट मेथड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड इन अनादर जावा वर्चुअल मशीन। सो क्लाइंट वो कंपोनेंट होता है जो रिमोट ऑब्जेक्ट के मेथड्स को इन्वोक करता है। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली दूसरी JVM पर होता है लेकिन क्लाइंट के लिए लगता है जैसे वो लोकल ऑब्जेक्ट ही है। ओके, सर्वर, the system that hosts the remote object and provide the implementation of the method defined in the remote interface। सो सर्वर एक ऐसा सिस्टम होता है जो रिमोट ऑब्जेक्ट को होस्ट करता है और उनका जो एक्चुअल मेथड इम्प्लीमेंटेशन उसको प्रोवाइड करता है। सर्वर ही बिजनेस लॉजिक का रियल ओनर होता है। स्टब, क्लाइंट साइड प्रॉक्सी, act as a proxy on the client side. It forwards the client's method call to the remote object on the server through the network। सो जो स्टब होता है ये क्या करता है कि क्लाइंट साइड पर होता है, ये एक प्रॉक्सी की तरह बिहेव करता है। क्लाइंट से मेथड कॉल से लेकर उसे नेटवर्क के थ्रू सर्वर तक फॉरवर्ड करता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन स्टब ही मैनेज करता है। ओके, अब होता है हमारा स्केलेटन, सर्वर साइड प्रॉक्सी जिसे कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द सर्वर साइड, इट रिसीव्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टब, स्टब से रिसीव करता है रिक्वेस्ट को, इन्वोक द अप्रोप्रिएट मेथड ऑन द एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट एंड सेंड द रिजल्ट बैक। अब जो स्केलेटन होता है ये जो स्टब से आई रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, फिर एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट पर मेथड इन्वोक करता है और रिजल्ट वापस जो है स्टब को सेंड कर देता है। RMI registry, a directory service that allows client to look up and locate remote objects using a name। Example, RMI registry। So RMI रजिस्ट्री क्या करता है, ये एक डायरेक्टरी सर्विस होती है जहां सर्वर अपने रिमोट ऑब्जेक्ट को एक नाम के साथ रजिस्टर करता है और क्लाइंट उस नाम के थ्रू रिमोट ऑब्जेक्ट को लुकअप करता है। ओके, जैसे नाम क्या हो गया हमारा RMI रजिस्ट्री। सो रिमोट इंटरफेस क्या होता है, डिफाइन द मेथड्स दैट कैन बी इन्वोक्ड रिमोटली बाय द क्लाइंट। बोथ क्लाइंट एंड सर्वर यूज दिस इंटरफेस टू इंश्योर मेथड कंपेटेबिलिटी। सो रिमोट इंटरफेस क्या होता है, उन मेथड्स का ब्लूप्रिंट होता है जो क्लाइंट रिमोटली इन्वोक कर सकता है। बोथ क्लाइंट एंड सर्वर इस इंटरफेस को यूज करते हैं। ओके, ताकि जो मेथड है सिग्नेचर्स परफेक्टली मैच करें।
तो ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं मिलकर जावा आरएमआई का डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बनाते हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर स्मूथली और ट्रांसपेरेंटली होता है। आगे बढ़ते हैं की फीचर्स ऑफ जावा आरएमआई। सो चलिए अब देखते हैं जावा आरएमआई के मेजर फीचर्स जिनसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में इतना पावरफुल बन जाता है। पहला होता है हमारा इनेबल्स स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट जेवीएम्स अलोइंग रिमोट मेथड कॉल्स एज इफ दे वर लोकल। आरएमआई ऑब्जेक्ट को अलो करता है कि वो अलग अलग जेवीएम पर होते हुए भी जो बिल्कुल लोकल ऑब्जेक्ट की तरह इंटरेक्ट कर सके। रिमोट मेथड कॉल्स एकदम नेचुरल और सीमलेस लगते हैं। fully based on Java's write once run anywhere principle, ensuring compatibility across all platforms, supporting the Java virtual machine JVM. So प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। कैसे आरएमआई जो है पूरा का पूरा जावा पर बेस्ड है, इसलिए ये राइट वंस रन एनीवेयर वाला जावा प्रिंसिपल फॉलो करता है। जेवीएम जहां चलेगा वहां आरएमआई कम्युनिकेशन भी विथआउट इश्यू चलेगा। ओके। तीसरा होता है हमारा सपोर्ट्स ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स जावा ऑब्जेक्ट्स इनटू अ ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म, इनेबलिंग इजी डेटा एक्सचेंज ओवर द नेटवर्क। सो कॉम्प्लेक्स जावा ऑब्जेक्ट्स को नेटवर्क पर भेजने से पहले आरएमआई उन्हें क्या करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। इससे डेटा एक्सचेंज स्मूथ, इजी और एरर फ्री हो जाता है। यूजर जावाज बिल्ट इन सिक्योरिटी मैनेजर एंड customizable policy files to ensure safe access and execution of remote objects. सो जो आरएमआई होता है जावा के सिक्योरिटी मैनेजर और पॉलिसीज फाइल्स को यूज करता है ताकि सिर्फ ऑथोराइज रिमोट ऑब्जेक्ट्स ही एग्जीक्यूट हो सके। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टूल्स लाइक आर्मिक automatically generate client side stubs and server side skeletons to simplify distributed communication setup. अब ये क्या करता है, टूल्स फॉर स्टब एंड स्केलेटन जनरेशन, जैसे जावा का आर्मिक टूल ऑटोमेटिकली स्टब और स्केलेटन जनरेट करता है। इससे डेवलपर्स को लो लेवल नेटवर्किंग की टेंशन नहीं होती है। आरएमआई सब हैंडल कर लेता है यहाँ पर। रिमोट मेथड कॉल्स लुक एंड बिहेव जस्ट लाइक लोकल मेथड कॉल्स, प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ यूज फॉर डेवलपर्स। सो आरएमआई का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रिमोट मेथड कॉल जो होती है लोकल मेथड की तरह ही बिहेव करती है। डेवलपर को नेटवर्किंग प्रोटोकॉल या कनेक्शन हैंडलिंग की यहाँ पर टेंशन नहीं होती है। कैन ईजिली इंटीग्रेट विद कोरबा कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर एंड इंटरप्राइजेज जावा बीन्स ईजेबी फॉर बिल्डिंग स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरप्राइज सिस्टम। सो आरएमआई क्या होता है, इजिली इंटीग्रेट हो जाता है कोरबा और ईजेबी जैसे इंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे कि लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरप्राइज सिस्टम्स बनाना और मैनेज करना और भी इजी हो जाता है। तो ये फीचर्स मिलकर क्या करते हैं, जावा आरएमआई को एक पावरफुल, क्लीन और डेवलपर फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बनाते हैं। यार कोरबा जो है 1990s में बना था, लेकिन आज भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को समझने के लिए एक फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया को एक मैसेज देती है कि चाहे प्लेटफॉर्म अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, सिस्टम अलग हो, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो सीमलेस हो सकता है। और इसी मैजिक का नाम है कोरबा, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। चलो देखते हैं कैसे कोरबा ने सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी का गेम ही चेंज कर दिया। कोरबा कोरबा स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। इट इज अ मिडलवेयर स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप OMG। तो यार कोरबा क्या होता है, पहले तो कोरबा का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। ये एक मिडिलवेयर स्टैंडर्ड है जिसे ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप OMG ने डेवलप किया है। कोरबा अलाउज डिफरेंट एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो कोरबा का जो मेन काम होता है वो ये है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस, चाहे वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हों, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, ये इसका काम होता है। It supports distributed cross-platform computing by enabling different objects within a network to easily interact and work together. अब ये क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड और क्रॉस प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग सपोर्ट करता है, मतलब नेटवर्क में मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट आसानी से इंटरेक्ट कर सके। ओके, की कॉन्सेप्ट क्या क्या है कोरबा के, ORB, IDL, स्टब्स एंड स्केलेटन्स, GIOP और IIOP प्रोटोकॉल्स यूज बाय कोरबा फॉर कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क्स। आगे हम डिटेल में समझते हैं इनको। द प्रॉब्लम कोरबा सोल्व।
अब क्या प्रॉब्लम है जो कोरबा सोल्व करता है? ओके, इमेजिन शेफ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वांट टू शेयर रेसिपी। ओके, सोचिए कि दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से शेफ्स एक दूसरे के साथ रेसिपी शेयर करना चाहते हैं। ओके, they each speak different languages, use different ingredients and have unique कुकिंग टेक्निक्स। लेकिन सब क्या है, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग स्टाइल यूज करते हैं और जो अलग इंग्रेडिएंट्स होती है। कोरबा इज लाइक एन इंटरनेशनल सिस्टम that helps these chefs exchange recipe easily। ओके, तो डायरेक्टली वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, बस यही कोरबा का रोल आता है। क्या कोरबा का रोल आता है कि कोरबा क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सिस्टम की तरह काम करता है, जो शेफ जो है उनको, या हमारे केस में डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इजीली कम्युनिकेट करने देता है। कोरबा मतलब लैंग्वेज बैरियर ख़त्म कर देता है, कम्युनिकेशन जो है वो सीमलेसली होता है, ये काम होता है हमारे कोरबा का। अब शेफ एनालॉजी क्या है कि ईच शेफ रिप्रेजेंट अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। हर एक शेफ क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। शेफ है स्पीक इंग्लिश एंड यूजेस अमेरिकन टेक्निक, शेफ भी स्पीक फ्रेंच एंड यूजेस फ्रेंच टेक्निक, शेफ सी स्पीक चाइनीज एंड यूजेस चाइनीज टेक्निक। ओके, तो यही है कि शेफ इंग्लिश बोलता है और अमेरिकन स्टाइल में कुकिंग करता है, शेफ भी जो है फ्रेंच बोलता है और फ्रेंच टेक्निक से यूज़ करता है। ऐसे ही शेफ शी चाइनीज़ बोलता है एंड चाइनीज़ टेक्निक स्टाइल में काम करता है। ओके, अब इन्हें क्या है, एक दूसरे से रेसिपी जो है वो शेयर करनी है, लेकिन लैंग्वेज और स्टाइल सब अलग अलग है। तो ये लोग रेसिपी शेयर कैसे करेंगे? तो दे नीड अ सिस्टम डेट कैन ट्रांसलेट रेसिपी एंड रिक्वेस्ट बिटवीन देम। अब यहाँ पर एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो सबकी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सके, और यही सिस्टम होता है हमारा कोरबा। दिस सिस्टम इज कोरबा। ओके, अब आता है हमारा ओ आर बी, जो कि हमारा पहला की कंपोनेंट्स है, की कॉन्सेप्ट है ओ आर बी। ओके, द ट्रांसलेटर मिडिल मैन जिसे हम कहते हैं। ओ आर बी ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, एक लाइक अ ट्रांसलेटर। अब ओ आर बी क्या काम करता है कि बिल्कुल एक ट्रांसलेटर की तरह ये काम करता है। शेफ कैन सेंड अ रेसिपी रिक्वेस्ट टू शेफ वी इन फ्रेंच, बट द ओ आर बी हैंडल्स ट्रांसलेटिंग इट फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच। अब जो शेफ है इंग्लिश में एक रेसिपी रिक्वेस्ट भेजता है, किसको, शेफ बी को। ओ आर बी उस रिक्वेस्ट को फ्रेंच में ट्रांसलेट करके शेफ बी तक वापस पहुंचा देता है। ओके, अब शेफ बी सेंड बैक द रेसिपी इन फ्रेंच एंड द ओ आर बी ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश फॉर शेफ ए। अब शेफ बी जो है वो फ्रेंच में रेसिपी देता है, ओ आर बी फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके शेफ ए को दे देता है। No matter which language the chef use, the ORB ensure they understand each other। अब ये क्या करता है, चाहे कोई भी शेफ हो, किसी भी लैंग्वेज में काम करे, ORB इंश्योर करता है कि सब एक दूसरे को समझ सकते हैं। ओके, आइडियल यूनिवर्सल रेसिपी फॉर्मेट, जस्ट लाइक एवरी शेफ नीड्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ रेसिपी, कोरबा यूजेस आइडियल। अब जैसे हर शेफ को एक स्टैंडर्ड रेसिपी फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, वैसे ही कोरबा आइडियल होता है, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ करता है। ओके, आइडियल मतलब इंटर डेफिनेशन लैंग्वेज ये यूज़ करता है। आइडियल इज अ यूनिवर्सल फॉर्मेट दैट डिस्क्राइब द इंग्रेडिएंट्स, स्टेप्स एंड टूल्स नीडेड फॉर अ रेसिपी। आइडियल क्या है, एक यूनिवर्सल रेसिपी स्ट्रक्चर के जैसा है। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, टूल्स कौन से हैं, सब एक फिक्स्ड फॉर्मेट में यहाँ पर होता है। नो मैटर व्हाट लैंग्वेज और कुकिंग स्टाइल द शेफ यूजेस, आइडियल मेक्स श्योर द रेसिपी कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। क्या कहने का मतलब है यहाँ पर कि चाहे शेफ इंग्लिश यूज़ करे, फ्रेंच या चाइनीज़ कुछ भी यूज़ करे, आइडियल फॉर्मेट में दी हुई रेसिपी हर कोई समझ सकता है। ओके, इन टेक्निकल टर्म्स आइडियल डिफाइन हाउ प्रोग्राम कम्युनिकेट नो मैटर व्हाट लैंग्वेज दे आर रिटन इन। सो आइडियल डिफाइन करता है कि प्रोग्राम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हों। नेक्स्ट होता है हमारा क्लाइंट एंड सर्वर, द रेसिपी एक्सचेंज, कैसे एक्सचेंज होती है रेसिपी। सो इन कोबरा टर्म्स, शेफ इज द क्लाइंट रिक्वेस्टिंग अ रेसिपी, शेफ भी इज द सर्वर प्रोवाइडिंग द रेसिपी। अब ये क्या होता है यहाँ पे
कि शेफ है जो है वो हमारा क्लाइंट है, रेसिपी मांग रहा है किससे, शेफ बी से। सर्वर कौन है हमारा, शेफ बी हमारा सर्वर है। रेसिपी किसको, रेसिपी ये दे रहा है, प्रोवाइडिंग द रेसिपी। अब ORB, द ORB ट्रांसलेटर एक्ट एज द मिडिल मैन इंश्योरिंग बोथ शेफ्स कैन कम्युनिकेट स्मूथली। अब ट्रांसलेटर जो है ORB हमारा, जो दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्मूथ बनाता है। द शेफ डोंट नीड टू नो ईच अदर्स कुकिंग टूल्स और लोकेशन, कोरबा हैंडल्स इट ऑल। अब दोनों शेफ को एक दूसरे की लैंग्वेज, कुकिंग टूल्स या लोकेशन का पता होने की ज़रूरत नहीं होती है। कोरबा जो है वो सब हैंडल यहाँ पर कर लेता है। ओके, अब आते हैं हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे। अभी हमने ये सब एग्जांपल से देखा कि कौन कैसे काम करता है। ओके, अब हम समझते हैं एक्चुअल डेफिनेशंस इनकी। ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर जो कि हमारा ORB होता है। ORB क्या काम करता है, अभी हमने देखा कि एक मिडिलवेयर है और हैंडल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। It locate the server object, passes request from client to server and return result back to the client। ये सर्वर ऑब्जेक्ट को लोकेट करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट उस तक पहुंचाता है और रिजल्ट वापस क्लाइंट को दे देता है। ओके, ORB abstract detail like network communication providing seamless communication between applications। ORB नेटवर्क के सारे कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को हाइड कर देता है, इसलिए जो क्लाइंट होता है उसको क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट लोकल ही है। It uses GIOP, General Inter-ORB Protocol, and IIOP, Internet Inter-ORB Protocol, to send and receive message over the internet। अब जो कम्युनिकेशन के लिए ये क्या करता है, ORB जो GIOP और जो IIOP होता है उसका ये यूज़ करता है। ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इंटरनेट या नेटवर्क पर मैसेज भेजने और लाने में हेल्प करते हैं। इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज आइडियल क्या करता है, आइडियल इज अ लैंग्वेज agnostic specification for defining the interface of the object। It ensures that different programming language can understand the interface and communicate। So जो हमारा आइडियल होता है ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंटरफेस डेफिनेशन होती है। मतलब चाहे आपकी एप्लीकेशन जावा में हो या C++ में हो या पाइथन में हो, सब आइडियल इंटरफेस को समझ सकते हैं। ओके, for each ideal interface, Corba generate stubs, client side and skeleton server side in the required programming language। अब हर आइडियल इंटरफेस के बेसिस पर कोरबा ऑटोमेटिकली क्लाइंट स्टब और सर्वर स्केलेटन जनरेट कर देता है। ओके, अब ये जो हमारा स्केलेटन एंड जो स्टब है वो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा हुआ है और इसमें भी हम देख लेंगे। प्रोग्रामर्स राइट एन आइडियल फाइल that specify the method and data type for the object they want to use। अब प्रोग्रामर एक आइडियल फाइल लिखता है जिसमें मेथड्स और डेटा टाइप्स डिफाइन होते हैं। सपोज हमारे पास एक इंटरफेस कैलकुलेटर है, ये इंटरफेस कहता है कि कैलकुलेट ऑब्जेक्ट के दो मेथड्स हैं, एड और सब्ट्रैक्ट। ओके, ये हमारा एग्जांपल है आइडियल का। आगे बढ़ते हैं हम स्टब्स, हाउ स्टब्स एंड स्केलेटन वर्क्स। अब स्टब्स और स्केलेटन कैसे काम कर रहे हैं। स्टब किधर होता है, हमारा क्लाइंट साइड में होता है। व्हेन द क्लाइंट कॉल अ रिमोट ऑब्जेक्ट, द स्टब प्रिपेयर द रिक्वेस्ट। अब स्टब क्लाइंट के मशीन पर होता है, ये हमें पता ही है। जब क्लाइंट किसी रिमोट ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करता है, स्टब रिक्वेस्ट को प्रिपेयर करता है और पैक करता है। ये रिक्वेस्ट सर्वर तक भेजता है जिससे क्लाइंट को लगता है ऑब्जेक्ट लोकली ही एग्जिस्ट करता है। ओके, ये होता है हमारा स्टब का काम। स्केलेटन क्या करता है, ये हमारा सर्वर साइड पे होता है। द स्केलेटन रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। अब ये क्या करता है, स्केलेटन रिसीव करता है रिक्वेस्ट क्लाइंट से वाया स्टब। इट अनपैक द रिक्वेस्ट एंड मेक श्योर द करेक्ट मेथड ऑन द सर्वर इज कॉल्ड, देन इट सेंड द रिजल्ट बैक टू द क्लाइंट। अब स्टब से आई रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, रिक्वेस्ट को अनपैक करके करेक्ट मेथड सर्वर पर कॉल करता है, फिर रिजल्ट को वापस किसको भेज देता है, क्लाइंट को सेंड कर देता है। आगे होता है हमारा अगला GIOP, जनरल इंटर ORB प्रोटोकॉल। अब GIOP जो होता है हमारा, डिफाइन द स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर कोरबा ORBs। तो GIOP एक क्या होता है कि स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कोरबा के ORBs में मैसेज एक्सचेंज डिफाइन करता है। इट अलोज फॉर स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन कोरबा कंप्लेंट सिस्टम। ओके, सो ये कंप्लीटली वेंडर इंडिपेंडेंट है।
और इसका जो मतलब है कि अलग कंपनीज के कोरबा सिस्टम्स भी एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। GIOP is designed to be independent of the transport layer, making it flexible across different networks. Okay, ensure interoperability between CORBA ORBS across different vendors and platforms. अब GIOP किसी स्पेसिफिक नेटवर्क पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल है जो मल्टीपल नेटवर्क्स पर काम कर सकता है। ओके, IIOP क्या होता है? IIOP इंटरनेट इंटर ORB प्रोटोकॉल होता है। अब IIOP इज ए कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GIOP ओवर TCP/IP नेटवर्क्स। सो IIOP और GIOP का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है जो TCP/IP पर काम करता है। जो TCP हमारा TCP/IP नेटवर्क होता है उन पर ये काम करता है। इट अलोज कोरबा बेस्ड सिस्टम्स टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। इससे जो कोरबा एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर सकती है। IIOP define how GIOP message are exchanged using the TCP/IP protocol stack। ये डिफाइन करता है कि जो GIOP मैसेजेस हैं वो TCP/IP नेटवर्क के थ्रू कैसे एक्सचेंज करेंगे। ओके, कैसे एक्सचेंज होंगे वो। सो विथ IIOP कोरबा ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। IIOP की वजह से कोरबा ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये होता है हमारा कोरबा। अब इसमें हमने आज देख लिया है कि कॉन्सेप्ट कोरबा के ORB, IDL, स्टब एंड स्केलेटन, GIOP और IIOP। हमने इसको एग्जांपल से भी समझा। तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्लियर प्लान, एक ब्लूप्रिंट होना जरूरी होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंजीनियर बिना मैप के बिल्डिंग नहीं बनाता, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी बिना डायग्राम के सिस्टम डिजाइन नहीं करता है। और यही काम करता है हमारा UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। व्हाट इज UML? UML is a standard visual modeling language. It is used to describe structure and behavior of software systems, not a programming language but a blueprint for design। तो भाई कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि UML जो है एक सिंपली एक विजुअल लैंग्वेज है जिससे हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मॉडलिंग लैंग्वेज है। सिस्टम को प्लान करने, डिजाइन करने, कम्युनिकेट करने और डॉक्यूमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आते हैं व्हाई UML इज नीडेड इन आर्किटेक्चर। क्यों जरूरी है UML? सो रिड्यूस एम्बिग्यूटी बिटवीन स्टेक होल्डर्स, गिव अ क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम, सिंप्लीफाई लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, सपोर्ट्स बेटर सिस्टम प्लानिंग बिफोर कोडिंग बिगिंस। सो यार जो UML है वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं उसके पहले क्या होता है कि जो आर्किटेक्चर है उसका मेन फोकस होता है कि सिस्टम का स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स, इंटरेक्शन, लेयर्स एंड वर्कफ्लो डिफाइन करना। UML इसमें हेल्प करता है, जैसे एक गिविंग अ विजुअल स्ट्रक्चर, रिमूविंग कंफ्यूजन, इंप्रूविंग प्लानिंग एंड रिड्यूसिंग डेवलपमेंट मिस्टेक्स। इससे डेवलपर को कोडिंग करने से पहले सिस्टम पूरी तरह क्लियर हो जाता है। ओके, सो अब हम समझते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ UML। क्या रोल है? तो पहला रोल होता है हमारा विजुअलाइजिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। सो सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है विजुअलाइज करना पहला रोल होता है। UML हेल्प आर्किटेक्ट क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द सिस्टम इज बिल्ट इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द डिजाइन थ्रू लॉन्ग टेक्स्ट। UML यूजेस डायग्राम टू शो। सो UML बेसिकली एक ड्राइंग लैंग्वेज जैसा होता है, इससे आर्किटेक्ट सिस्टम का डिजाइन दिखाते हैं वर्ड्स के बदले डायग्राम यूज करके। इसमें क्या क्या देखते हैं हम? क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप, मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स, लेयर ऑफ द सिस्टम, हाउ डिफरेंट पार्ट कनेक्ट। This makes the structure easy to understand at a glance. Even complex systems become simple when presented visually. So कौन कौन से क्लासेस हैं, कैसे कनेक्ट हैं, कौन मॉड्यूल किससे बात करता है, पूरा आर्किटेक्चर कैसे दिखेगा, जिससे कॉम्प्लेक्स चीज भी एक ग्लेंस में क्लियर हो जाती है। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है? क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ओके, सो ये होता है हमारा विजुअलाइजिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। सेकंड होता है हमारा मॉडलिंग सिस्टम बिहेवियर। आर्किटेक्चर इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ द सिस्टम बिहेव्स। UML हेल्प्स इन मॉडलिंग बिहेवियर बाय शोइंग। सो आर्किटेक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता, सिस्टम कैसे बिहेव करता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब UML डायग्राम्स हेल्प करते हैं, जैसे हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे इंटरेक्ट करते हैं, डेटा कैसे फ्लो होता है, हाउ डेटा फ्लोज, हाउ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप, हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्ड टू इवेंट,
प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इवेंट पर सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, डायनामिक व्यू में दिखती है। दिस हेल्प आर्किटेक्ट एंड डेवलपर अंडरस्टैंड द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल जैसे कि सीक्वेंस डायग्राम हो गया, एक्टिविटी डायग्राम हो गया, स्टेट मशीन डायग्राम हुआ है, ये सब। सो थर्ड होता है हमारा आर्किटेक्चर designing software architecture. UML gives a set of tools to design the entire software architecture in a clear and organized and systematic way. So UML एक तरह से आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट बनाने में हेल्प करता है. It helps in defining major component, identifying modules and subsystems, planning interfaces and data flow, creating a high level design before coding, ensuring scalability and maintainability. So क्या करता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बड़े कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं, मॉड्यूल्स या सबसिस्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा फ्लो प्लान करते हैं, कोडिंग से पहले हाई लेवल डिज़ाइन पहले ही बना लेते हैं, स्केलेबल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। यानी यूएमएल जो है पूरा आर्किटेक्चर सिस्टमेटिकली प्लान करने में हेल्प करता है। ओके, जैसे क्लास, कंपोनेंट्स, पैकेज, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये सब। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन फोर्थ होता है हमारा। इन लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल। डेवलपर्स, टेस्टर्स, आर्किटेक्ट, मैनेजर्स एंड क्लाइंट्स ऑल नीड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें डेवलपर्स, टेस्टर्स, मैनेजर्स, क्लाइंट्स, सबको एक ही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यूएमएल डायग्राम्स प्रोवाइड a universal visual language so everyone can understand the system in the same way. It reduces misunderstanding and help team collaborate better because so यूएमएल क्या है, कॉमन विजुअल लैंग्वेज दे देता है, डायग्राम देख के सबको समझ आता है, मीटिंग में डिस्कस करना इजी हो जाता है। और यूएमएल क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है यूएमएल डायग्राम एक यूनिवर्सल विजुअल लैंग्वेज, जिससे कि सब अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे बातें हो रही है, कैसे चीज़ें चल रही हैं। विजुअल्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड देन टेक्स्ट, विजुअल इजी हो जाते हैं अंडरस्टैंड करना। टीम्स कैन डिस्कस डायग्राम्स इन मीटिंग, डायग्राम रिमूव एम्बिगिटी एंड कंफ्यूजन। यूएमएल मेक्स टीम वर्क स्मूथर एंड फास्टर। सो इससे क्या होता है, टीम में डिस्कस करना ईजी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, वर्क फास्ट होता है। विजुअल्स क्या करते हैं, टेक्स्ट से हमेशा ईजी होते हैं। ओके, फिफ्थ होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। UML diagrams serve as long-term documentation of the architecture. They help in onboarding new team members, understanding the system after months or years, updating or extending the system, maintaining consistency during future development. So UML diagram फ्यूचर में भी काम आते हैं, जैसे नए टीम मेंबर्स को सिस्टम समझने में इजी होता है, मंथ या ईयर्स बाद सिस्टम मेमोरी रिफ्रेश करने में काम आता है, सिस्टम या मेंटेन अपडेट करने में, उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में। तो ये सब क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट का बैकबोन बन जाता है। अब यूएमएल का रोल जो होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, वो इतना ही है कि जैसे स्ट्रक्चर दिखा देता है हमें, बिहेवियर एक्सप्लेन करता है, ब्लूप्रिंट की तरह डिजाइन में हेल्प करता है, टीम कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंटेशन हमें ये प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, जब आप रोल की बात जहाँ पर भी होगी तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब कॉमन यूएमएल डायग्राम्स इन आर्किटेक्चर, कुछ कॉमन यूएमएल डायग्राम्स होते हैं, जैसे हमारा क्लास डायग्राम होता है, कंपोनेंट डायग्राम होता है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम होता है, यूज केस डायग्राम होता है, सीक्वेंस डायग्राम होता है, एक्टिविटी डायग्राम एंड पैकेज डायग्राम। तो ये सब हमें क्या है, डायग्राम से ये हमें फ्लो बताते हैं। ओके, तो ये हम आगे के लेक्चर्स में देख रहे होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।